हेलो क्लास 12 वाले बच्चों, कैसे हो आप सब। आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा तीसरा एपिसोड है बच्चों। ये हमारा मिशन टारगेट 95 प्लस का। आओ शुरू करें। आज की क्लास में भी आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। अगेन हम शॉर्ट एंड क्रिस्प बातें करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, कहीं भी हमारे को टाइम वेस्टेज नहीं करना है सर। चलो जी, आओ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले टारगेट 95 ये मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा क्योंकि ये हमारा मेन लक्ष्य है। ठीक है सर, करेंगे इसे हासिल। बहुत बढ़िया बच्चों। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमारा लास्ट क्लासों तक कुछ पॉइंट नंबर 22 चला था, तो ये वाली क्लास चलेगी 23 से। जी सर, शुरू करिए। देखो, मैं वीडियो में नजर आऊं ना हो, मेरी बात और ये कंटेंट साफ नजर आना चाहिए, तो इस पे फोकस करना। और ये छोटू ये भी साफ नजर आना चाहिए भाई, सीधी बात है। आओ पढ़ते हैं। द पुअर वुमेन्स बैंक, अगेन एनसीईआरटी का एक पॉइंट जिसमें सीधा हेडिंग लिखी हुई है पुअर वुमेन्स बैंक, गरीब औरतों का बैंक। क्या था ये कुडुम्बश्री, नाम याद रखना। कुडुम्बश्री प्रोग्राम चला था केरला में 1995 में। कौन सा प्रोग्राम चला था बच्चों? कुडुम्बश्री। एनसीईआरटी का पॉइंट है, आ सकता है पेपर में। कुडुम्बश्री प्रोग्राम चला था केरला में 1995 में। बेसिकली ये एक तरीके की क्रेडिट सोसाइटी थी। आप सबने क्रेडिट सोसाइटी सुना होगा, जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर ये वहीं का कंटेंट है। क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई थी ताकि वुमेन्स को इजीली पैसा मिल सके, टाइमली पैसा मिल सके। और ये माना जाता है लार्जेस्ट इनफॉर्मल, बेटा फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है, सोसाइटी थी, क्रेडिट सोसाइटी थी, बैंक वगैरह नहीं थे। ये एशिया की लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक माना जाता है। पैसों की व्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे बड़ा ये कुडुम्बश्री प्रोग्राम को माना जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक की थी। जी सर। दूसरी बात, नाबार्ड। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, तो इस पे छोटा सा ही पॉइंट है। नाबार्ड की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुई थी। इसका पूरा नाम बहुत सारे बच्चों को आता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में नाबार्ड का काम आता है। स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड के फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नाबार्ड के फंक्शन जब हम डिटेल रिवीजन करेंगे तो वहां नाबार्ड के फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। ओके सर। फिर उसके बाद बच्चों एसएचजी पे क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा टॉपिक होता है। हम लोगों को एक नॉर्मल मीनिंग तो पता होती है एसएचजी की, लेकिन बुक में क्या लिखा होता है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। आओ देखना, एसएचजी का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप। हेल्प ग्रुप क्या होता है? ड्यू टू इनएडिक्वेट फॉर्मल क्रेडिट, क्योंकि भाई जो फॉर्मल क्रेडिट है, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, लाइक बैंक हो गए, इन सब में ये सब हमारे रूरल एरिया में काफी इनएडिक्वेट थे। तो इनएडिक्वेट थे इसलिए एसएचजी की जरूरत पड़ी। दूसरा, जो हमारा बैंक था, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, उसका काफी इनएडिक्वेट था, पहला पॉइंट। दूसरा, एसएचजी टुक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर। हमारे को पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे जितने मेंबर्स होते हैं वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जिसको जरूरत होती है उसको पैसा दे देते हैं। ठीक है सर। बेसिकली ये पूल्ड मनी का काम करते हैं, सारे रिसोर्सेज से पैसा को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर ये रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपने मेंबर से, जाहिर सी बात है। और एक ना संस्था, एक ना वो चलाया गया था प्रोग्राम, जिसके तहत इन सोसाइटी एसएचजीज को पैसा दिया गया ताकि ये आगे जीवन में बढ़ सके। ये पॉइंट बहुत काम का है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, जैसे हम CIISF के नाम से पुकारते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ये चलाया गया था इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। और ये एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का एग्जांपल है। ये जो CISF बोला ना, ये एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मेन काम था जो एसएचजीज हैं वो अच्छे से ऑपरेट कर सके, उनका एम्प्लॉयमेंट और उनका इनकम जनरेशन का काम किया जा सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प करने के लिए, एसएचजी की हेल्प करने के लिए ये CISF प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का पार्ट माना जाता है। ध्यान रखना, ये सब आ सकता है भाई पेपर में। अगली बात, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओपन बैंक। भाई आपने सुना होगा हमारे देश में सरकार ने जन धन योजना लेकर आए थे, तो जन धन योजना भी एनसीईआरटी का कंटेंट है, पढ़ लेते हैं। इसमें 1 से 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इसमें ओवरड्राफ्ट, आप एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हो 10,000 रुपए तक का। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन और मनरेगा के तहत मिलने वाले कर्मचारियों को पैसा, ये सारा पैसा सीधा इसी बैंक अकाउंट में आता था। और इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं ना बच्चों, वहां पे मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट होती है 1500 रुपए, प्राइवेट बैंक में जाओगे तो 5,000, 10,000। तो यहाँ पे ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जन धन योजना वाले अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये शायद आप लोगों का भी होगा, अगर है तो अच्छी बात। ये देखो कैक्टस का पेड़ आया है, आओ देखना। अगला पॉइंट, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स।
अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल बेटा रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। फार्मर्स अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल में फार्मर डायरेक्टली किसको सामान बेच पा रहा था, कंज्यूमर को, तो इससे उनकी इनकम का लेवल बढ़ेगा क्योंकि इंटरमीडिएट्स खत्म हो जाएंगे। और अपना ये अलग अलग एग्जांपल लिखे हुए हैं ध्यान से। लाइक पहले का नाम लिखा हुआ है अपनी मंडी। अपनी मंडी कहां खोली गई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आ सकता है। ये क्या है, हदस पार मंडी, ये कहां खोली गई, पुणे। रायथू बाजार ये कहां खोला गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट था रायथू बाजार, ये उनकी लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। और उज्वर सैंडीज ये कहां खोला गया था, तमिलनाडु में। तो बेटा ये अलग अलग मार्केटिंग चैनल है, अलग अलग ये कौन से चैनल है, मार्केटिंग चैनल है जो अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे। तो ये भी अपने को ध्यान रख के जाना है। अगर रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन बना तो इन कंटेंट को हम यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने या कोई और क्वेश्चन बना तो भी हम इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। जी सर। अब बेटा एक अच्छा पॉइंट है तनवा के बारे में। ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, इसका मैं कुछ कंटेंट आपको पढ़ाना चाहता हूं। पूरा नाम क्या था तनवा का, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु की औरतों के बारे में जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, वाज ए प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट था जो 1980s के लेट में शुरू किया गया था तमिलनाडु में। इसमें ट्रेन किया जा रहा था वुमेन को कि वो एग्रीकल्चर टेक्निक्स को अडॉप्ट करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। यही था मेन काम, ये आपको पता होना चाहिए था। तनवा के अंदर तमिलनाडु की वुमेन्स को एक तरीके से ट्रेन किया गया ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मिंग करें। ये बात आपको नहीं पता होगी, मैं पक्का कह रहा हूं, अब पता चल गई होगी। इसमें इनकरेज किया गया वुमेन्स को कि वो पार्टिसिपेट करें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद तो आपको बना बना कर लिखना है। मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मेरी जिम्मेदारी थी आपको ये शुरुआत की 2 लाइन अच्छे से बता देना। इसके अलावा ये माइक्रो क्रेडिट सिस्टम प्रोग्राम का तहत था, मतलब वुमेन्स को यहाँ पे हेल्प भी करे जा रहा था, फाइनेंशियली पैसा भी प्रोवाइड किया जा रहा था। ओके सर, यस सर। तनवा के बारे में क्वेश्चन बना तो लेट 1980s में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तनवा का पूरा नाम याद होना चाहिए और इसका मेन पर्पज याद होना चाहिए। ओके सर। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात लेकिन काम की बात, पोल्ट्री। हम सबको पता है पोल्ट्री फार्मिंग, ये लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। तो पोल्ट्री हमें पता रखना पड़ेगा कि ये लार्जेस्ट शेयर रखता है किसमें, टोटल लाइव स्टॉक इंडिया में। फिशरी भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा शेयर किसका होता है, पोल्ट्री फार्मिंग का होता है, ध्यान रखिएगा। जी सर। ओके, अगला अपना बच्चे इस पे ना एक सीधा एक कंटेंट दिया हुआ है कि भारत में रूरल डेवलपमेंट के अंदर कि भारत में कुछ अल्टरनेट लाइवलीहुड के ऑप्शन बताइए। तो उसमें आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की भर भर के बात लिखी हुई है। वहां का मैं कुछ कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे आईटी सेक्टर क्रिटिकल रोल प्ले करेगा देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। गवर्नमेंट भी यूज करती है आईटी टूल्स को ताकि वो फूड, कहां कहां फूड कम हो रहा है, कहां कहां प्रोडक्शन कम हो रहा है, कहां कहां अनाज ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इस पे नजर रखने के लिए भी सरकार आईटी का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसका आईटी का पॉजिटिव, हर जगह हम आईटी की बातें कर रहे हैं, आईटी का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर भी। इससे प्राइस, वेदर मतलब मौसम, और सॉइल कंडीशन, मिट्टी की क्या हालात है, ये सब समझने में आसानी मिलेगी। आईटी का इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। बोलो जी, डन। अगर क्वेश्चन बना कुछ इस टाइप का कि अल्टरनेट लाइवलीहुड के ऑप्शन बताओ, तो उसमें आईटी सेक्टर की मेन बात बताना कि गांव के लोगों को भी आईटी का इन्वॉल्वमेंट रखना ही पड़ेगा। जी सर। उसके बाद बच्चों एक नया पॉइंट, हमारे देश में ना आपने सुना होगा, शायद कभी टीवी न्यूज़ में सुना होगा, जो एक्टर वगैरह होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो गांव को गोद लेते हैं। हम लोग बच्चों को गोद लेते हैं, इंसानों को गोद लेते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वो गांव को गोद लेते हैं कि उनकी देख रेख, उसकी साफ सफाई, वो सब वो संभालेंगे। इस चीज के लिए हमारे देश के एमपी एमएलए भी गोद लेते हैं, गांव को गोद लेते हैं। इसकी एक काम की बात है आपके सामने, देखना, ये सब आपके लिए एकदम नया कंटेंट है। देखिएगा बच्चों, एडॉप्शन ऑफ विलेजेस, गोद लेने की बात है। इन अक्टूबर 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, नाम याद रखना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, हम आदर्श गांव बनाएंगे, ठीक है। अंडर दिस स्कीम मेंबर्स ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट एमपी नीड टू आइडेंटिफाई, इन एमपीज को आइडेंटिफाई और डेवलप करना था एक गांव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने इलाके से एक एक गांव को हर बार अच्छा करना था। टू बिगिन विद एमपी कैन डेवलप 1 विलेज एज अ मॉडल विलेज, वो एक अच्छा गांव बनाते मॉडल के तौर पे बाय 2016, एंड 2 मोर, और फिर 2019 तक, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने विलेजेस कवर करने थे, 2500, जिसमें मेन काम था एमपीज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। ध्यान रखना, एमएलएस का काम कम नहीं था, एमपीज का काम मेन था। बोलो बच्चे, ये वाली बात पता थी कि आपको गांव भी गोद लिए जाते हैं, और इसके लिए SAGY करके एक योजना भी चल रही है भारत में 2014 से। अब भाई देखो,
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सारा कंटेंट एकदम अनछुआ होता है, अनटच्ड होता है, और आमतौर पे बच्चों के जो नंबर 80s 90s में आते हैं ना, 70s 80s में, 100 में से बता रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि वो इतनी डीप स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। उनको ये तो पता होता है रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, उसके अंदर का सब पता है, वो लिख देगा, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से पता है उसे, कोई बताता ही नहीं है। और ये सब जब एग्जामिनर को आंसर में नहीं नजर आता तो फिर नंबर थोड़े से रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो आई होप बच्चों, ये अगला पॉइंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, 32 पॉइंट हमने आज तक 32 पॉइंट कवर कर लिए। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस, भाई पहली बार महाराष्ट्र में ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन हुआ। दाल चावल सब्जी फल फूल के अलावा कॉटन का प्रोडक्शन भी ऑर्गेनिक तरीके से होने लगा, विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स। डन। इसमें इजिप्ट वगैरह की भी बातें हैं, मैंने उसकी बात नहीं लिखी, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं थी इसलिए। इसके अलावा बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और एक काम की बात मेरे को अब करनी है, सुनना। बहुत सारे मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या पूरा आप पेपर तक करवाओगे? भाई मैं 100% कह रहा हूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये तो एक छोटा सा वो चल रहा है, अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज चल रही है। अभी तो मैं पूरा पूरा चैप्टर उठा के करवाऊंगा, इसका ही नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी करवाऊंगा। मुझे टारगेट 95 इन चीजों से नहीं, इन चीजों से तो हमारे एक एक दो दो नंबर 3 3 नंबर कंफर्म हो रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी चीजें भी हमारे को करनी है। तो भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके सारे टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के। बोलो जी बच्चों, क्लियर है वाली बात? देखो आज की क्लास का भी मैं टाइम बताता हूँ, 11 मिनट 12 मिनट। आपको 12-15 मिनट में क्या जा रहा है भाई, है ना? इन टॉपिक को प्लीज याद करो, अच्छे से याद करो, पेपर में आएगा। इनको पेपर में आप अलग अलग आंसरों में कोट भी कर सकते हैं, इससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ रही होगी। प्लीज पढ़ो, और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। नोट्स के लिए बच्चों मैंने बता रखा है, नोट्स के लिए मैं फिर बोल देता हूँ, मेरे नंबर पे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लो, या फिर इसके अलावा मुझे मैसेज डालो, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ ऑलरेडी पहले से बच्चे एडेड हैं। चलिए जी बच्चों, हम 4th क्लास में मिलेंगे, 4th एपिसोड में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, है ना? जब तक के लिए पढ़ते रहो, पहली दूसरी तीसरी तीनों को रिवाइज कर डालो अच्छे से। 12-12 मिनट को कितनी जल्दी आराम से खत्म कर सकते हो यार। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।